हेलो गाइस। हमने आपको रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ में ये सिखाया था कि थॉट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस में, चाहे वो पेपर 2 का क्वेश्चन हो या पेपर 1 का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, थॉट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आपको दूसरा एक परिप्रेक्ष्य दिखा रहे हैं, दूसरा डायमेंशन दिखा रहे हैं क्वेश्चन का, कि अगर सपोज करो क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब अबाउट द एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को आप किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी के चश्मे से देखेंगे। जो एथनिक मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो सेक्सेशनिस्ट की टेंडेंसी, मतलब कंट्री बनाने की, अलग कंट्री बनाने की, नागालैंड की, गोरखालैंड की। ठीक है, जो ट्राइबल इलाकों में, ट्राइबल इलाके जो हैं वहाँ पे ये टेंडेंसी रहती है कि किस तरीके से कट के छट के अलग हुआ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन आता है पेपर 2 में। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस्तेमाल करें थॉट का तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, देखो इसमें 2 थिंकर्स लगते हैं एथनिक मूवमेंट्स में। एक है डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट और एक लगता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ। डिफ्यूजनिज्म में लगेगा आपका अमेरिकन स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। उसका रीज़न ये है कि हर एक ट्राइब का एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। ठीक है, चूँकि इनकी जोग्राफी सेम है, नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखें तो उनकी जोग्राफी सेम है, पर वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप बहुत सारे हैं और हर एक ट्राइबल ग्रुप का अपना अपना कल्चर है। ठीक है, डाइवर्स जोग्राफी के होने की वजह से वो ग्रुप आपस में इंटरेक्ट कम किए, जिसकी वजह से लोकलाइज्ड कल्चर्स बने और उन लोकलाइज्ड कल्चर्स का अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जिसके ज़रिए वहाँ पे कल्चर्स इन्वॉल्व हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का फ्रेंच बोस का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लगाएंगे हम। ठीक है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे वो लगेगा पोस्ट मॉडर्निज्म का। ठीक है, अब ये बहुत सही है, आपको दिखाना पड़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा पहनाना पड़ेगा अगर आपको ये आंसर लिखना है एथनिक मूवमेंट पे। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एथनिक मूवमेंट। अब एथनिक मूवमेंट में पार्टिसिपेंट कौन है? वहीं के लोग, ट्राइबल्स लोग। ठीक है, जो नेटिव लोग हैं, जो नहीं चाहते कि उनके कल्चर में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस हो। और उसी के लिए तो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 है, ILP का कॉन्सेप्ट है, इनर लाइन परमिट वाला। ठीक है, नागालैंड की बात होती है, NSCN की बात होती है, कापलांग वाला रीजन जो है, कापलांग का जो वो है पॉलिटिकल ग्रुप है, गोरखालैंड की बात होती है। ये सब कट के अलग होना चाहते हैं। जो मेघालय कार्व आउट हुआ, ये सब क्या है? ठीक है, ये सारे इश्यूज, ये 2 थॉट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, एक डिफ्यूजनिज्म का, एक पोस्ट मॉडर्निज्म का। बहुत आराम से यूज हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये दिखाना पड़ेगा, जैसे सपोज करो कि इंसर्जेंसी है उस इलाके में, तो इंसर्जेंसी को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से देखिए, अब उसके हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअल रीज़न जो ग्राउंड पे हैं वो आप नहीं दिखा पाएंगे। तो एक्चुअल रीजंस को दिखाने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे ना? अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताएगा गवर्नमेंट को कि ये एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो हैं ये अपराइजिंग कर रहे हैं या फिर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, या फिर वो हथियार उठा रहे हैं या फिर वो अपने देश की बात, अलग देश बनने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनका कल्चर सप्रेस हो रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का ऑब्जर्वेशन और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का व्यू उस सोसाइटी के प्रति काफ़ी डिफर करता है। ठीक है, अगर कुछ उस सोसाइटी में पीस लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और वो किससे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद नहीं ले रहा है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की थ्योरीज का जो चश्मा है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो, डिफ्यूजनिज्म में जाना और मेरा पोस्ट मॉडर्निज्म का लेक्चर समझना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, 2 तरह के व्यू होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन से, एक होता है एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर से। आपको एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर जो कल्चर है ना, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे आप अपनी पॉलिसीज लगा सकते हैं। जब तक आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तब तक आप जो है सामने वाले कल्चर को सप्रेस कर रहे हो इन मैनी फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो एथनिक मूवमेंट है वो उससे जो पीपल एसोसिएटेड होते हैं, जो लोग हैं वहाँ से, हमको क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दियर मीनिंग ऑफ मूवमेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑब्जर्वर एक्सप्लेनेशन। जो वो मूवमेंट चला रहे हैं उसका मीनिंग, उसका एक्चुअल रीज़न हमें खोजना है और एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ करके वो खोजना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लड़ाई है वो कल्चर की लड़ाई है, सोशल आइडेंटिटी की लड़ाई है, सोशल स्ट्रक्चर की लड़ाई है।
वो समाज नहीं चाह रहा है कि उसका कल्चर सप्रेस हो, ठीक है। हमारे जो फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट के फोर्सेस, वो कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका उद्धार करने की, ठीक है। बट इन दिस प्रोसेस वो उनके कल्चर को सप्रेस कर जा रहे हैं, जान के या बिना जान के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें मदद जो कर सकता है वो एक ही बंदा कर सकता है, वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसकी टेंडेंसी है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी या फिर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, एक हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म ऑफ फ्रेंच बोस, दूसरा पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन फ्रॉम पीपल एसोसिएटेड विद एथनिक मूवमेंट इज टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस व्हाइल राइटिंग द आंसर, ठीक है। देखो एथनिक मूवमेंट है, मुझे भी पता है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, ठीक है। बस उसमें कुछ खास ज़्यादा करना नहीं है, सीधे सीधे उस जो आप लिखेंगे उसमें केवल और केवल एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे देना है। आंसर में हम यही करने जा रहे हैं। हम जो भी लिखेंगे पेपर 2 में, हम थॉट, रिसर्चर, उसकी कही कोई बात, ठीक है, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा फील्ड वर्क से जो चीज़ें निकल के आई हैं, बस उसको आंसर में अपना टेस्ट देंगे, जिससे हमारा आंसर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।